हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। और ये जो हम लोगों का यूनिट होगा वो यूनिट 4 है। हम लोग पहले 4 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और ये जो है ये 5th लेक्चर होगा एंड दिस इज़ द 4th यूनिट विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग मेनली बंगाल और अवध को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बंगाल फर्स्ट. The emergence of regional polities. When Mughal Empire collapsed, it led to the emergence of new state. There were two types of state. One of them was succession state and Bengal, Awadh in Hyderabad. Another was the rebellious state such as Maratha, Afghans, Jatt and Punjab. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के स्टेट हैं. इट इज़ एन इंट्रोडक्शन. अगर आपको मिलता है हैदराबाद के बारे में लिखना तो आपको ये चीज़ हैदराबाद में भी लिखना होगा, बंगाल में भी लिखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. आपको ऐसे आंसर लिखना है कि जैसे कि जो चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं पता और आप इतने अच्छे से आंसर लिखे हैं कि वो सब कुछ समझ गया कि व्हाट द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग एंड यू हैव फुलफिल्ड योर आंसर विद दैट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना होगा कि जो बंगाल आया, अवध आया, हैदराबाद आया, ये कैसे आया. तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन द मुगल एम्पायर कोलैप्स इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट. जैसे ही मुगल एम्पायर कोलैप्स करता है, न्यू स्टेट का इमर्जेंस होता है. बंगाल, हैदराबाद, अवध कुछ रिबिलियस स्टेट्स होते हैं जो लड़ के अलग होते हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो पहले से अलग रहते हैं. फिर वो आप बोलते हैं कि नहीं, अब तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं. कुछ सक्सेशन स्टेट्स थे. तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल, अवध एंड हैदराबाद एंड अदर वर द रिबिलियस स्टेट्स सच एज सक्सेशन स्टेट्स थे. और रिबिलियस स्टेट्स में क्या आते हैं? मराठा, अफगान्स, जट एंड पंजाब आते हैं. देयर वर ऑल्सो सम स्टेट्स विच नेवर केम इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एम्पायर. कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कभी भी मुगल एम्पायर के इन्फ्लुएंस में आए ही नहीं थे. साउथ वेस्ट केरला, साउथ ईस्ट तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा. Now it was clear that the British had to fight with these states because Mughal Empire was itself weak. एक चीज़ तो क्लियर हो गया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से कि अब ब्रिटिशर्स को मुगल एम्पायर से फाइट नहीं करना था, रीजनल पॉलिटी से फाइट करना था पावर गेन करने के लिए. इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ द स्टेट्स कैसा था. सारे स्टेट्स जो आए उन लोगों का नेचर कैसा था. अडॉप्टेड द मुगल स्ट्रक्चर. हम लोग देखते हैं कि वो लोग भले ही डिक्लाइन हो जाता है मुगल एम्पायर, लेकिन जो रीजनल पॉलिटीज़ आते हैं वो अभी भी मुगल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि उनके रेवेन्यू सिस्टम को. नॉन कम्युनल अप्रोच, वो लोग नॉन कम्युनल इन अप्रोच रहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी. दे डिड नॉट बिलीव इन कम्युनलिज्म, जैसे कि औरंगजेब वो बहुत ही कम्युनल अप्रोच के थे. बट अब जो सक्सेसर स्टेट्स आते हैं, रीजनल पॉलिटीज़ आते हैं, ये नॉन कम्युनल अप्रोच के रहते हैं. ये मराठास को, सिख्स को, अफगान्स को, सबको एक साथ लेके चलते हैं. दे फेल्ड इन इकोनॉमिक डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी. बट एक चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट है कि वो फेल कर जाते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन में, जो 18th सेंचुरी में आता है. उस समय वो स्टैब्लिश जो किए थे अपना एम्पायर, उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं. दे फेल टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन. अपना पोजीशन तो वो कंसोलिडेट आ गए थे, लेकिन उसको कंसोलिडेट करके नहीं रख पाए, मतलब मेंटेन करके नहीं रख पाए अपने पोजीशन को वो. और धीरे धीरे इसके वजह से क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो ओवर रूल कर लेता है. अब बंगाल का क्या था. बंगाल को कौन फाउंड किया था? इट वॉज फाउंडेड बाय मुर्शीद कुलिब खान एंड अली वर्दी खान. मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट. तो बंगाल का फाउंडर थे मुर्शीद कुलिब खान, और अली वर्दी खान और मुर्शीद कुलिब खान दोनों मिलके बंगाल को वर्चुअली इंडिपेंडेंट बनाए थे और स्ट्रॉन्ग बनाए थे. मुर्शीद कुलिब खान डाइड इन 1727. मुर्शीद कुलिब खान जो थे वो फाउंडर थे बंगाल के, और इनका डेथ हो जाता है 1727 में. Next ruler was Sujauddin. He ruled Bengal till 1739 and he was a very famous ruler. हम लोग देखते हैं कि जैसे मुर्शीद कुलिब खान जो रूलर थे बंगाल के, जो फाउंडर थे बंगाल के, उनका डेथ हो जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं सुजाउद्दीन. ये 1739 तक रूल करते हैं और ये बहुत फेमस रूलर होते हैं बंगाल के. अली वर्दी खान किल्ड शुजाउद्दीन सन सरफराज खान एंड मेड हिमसेल्फ द नवाब. लेकिन अली वर्दी खान जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे मुर्शीद कुली खान के समय में, और इनको ये चीज़ पसंद नहीं आता है कि उनके बजाय मुर्शीद कुलिब खान सुजाउद्दीन जो थे वो बन जाते हैं मुर्शीद कुलिब खान के बाद. तो अली वर्दी खान क्या करते हैं, उनके बेटे को, शुजाउद्दीन के बेटे को मार देते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर.
मुर्शीद कुली खान फाउंडर थे बंगाल के। मुर्शीद कुली खान का डेथ हो जाता है, उसके बाद शुजाउद्दीन बन जाते हैं। शुजाउद्दीन एक बहुत फेमस रूलर रहते 1739 तक। उनके डेथ होने के शुजाउद्दीन रहते हैं, उनके बेटे को मार दिया जाता है। किनके द्वारा? अलीवर्दी खान के द्वारा। अलीवर्दी खान जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे मुर्शीद कुली खान के रेन में। उनको यह चीज़ पसंद नहीं आया था कि शुजाउद्दीन रूलर है, इसलिए वो उनके बेटे को मार के खुद अपने आप को नवाब बना देते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था बंगाल का? इन 1719 मुर्शीद कुली खान स्टार्टेड एक्सर्टिंग ऑटोनॉमी इन बंगाल। जैसे कि मुर्शीद कुली खान 1719 में बंगाल का ऑटोनॉमी स्टैब्लिश कर लिए थे। उनका डेथ हो जाता है 1727 में। अलीवर्दी खान जो है वो किल कर देते हैं मुर्शीद कुली खान सन शुजाउद्दीन के बेटे को किल कर देते हैं। Alivardi Khan becomes the ruler with support of nobles and he was also military commander in मुर्शीद कुली खान रेन। वो मुर्शीद कुली खान के रेन में मिलिट्री कमांडर भी थे अलीवर्दी खान, और नोबल्स के सपोर्ट से वो अब नवाब बन जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं किंग मेकर वॉज जगसेठ ब्रदर्स। अब हम लोग देखते हैं कि किंग मेकर स्टार्ट हो गया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ही, सैयद ब्रदर्स। अब आते हैं जगसेठ ब्रदर्स। अब जगसेठ ब्रदर्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे ही अलीवर्दी खान डिसाइड करते हैं कि वो शुजाउद्दीन के सन को किल करेंगे, इसमें उनका हेल्प करता है कौन? जगसेठ ब्रदर्स। जगसेठ ब्रदर्स रिच मर्चेंट्स थे और उस समय जगसेठ ब्रदर्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग लोन देते थे और वो लोग बहुत रिच होते थे। इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे। 1757 में हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, और 1763 to 64 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप एक डायग्राम के फॉर्म में बना के साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सीरीज, एक अच्छे से डायग्राम बना के कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप बीच में लिख दीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे कर दीजिए, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 1719 में मुर्शीद कुली खान आए, फिर अलीवर्दी खान आए, फिर किंग मेकर जगसेठ ब्रदर्स के हेल्प से आए। तो ऐसे करके आप एक साइड में डायग्राम बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल करके। बंगाल जो था एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट था। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बंगाल में ब्रिटिश क्यों रूल करना चाहते थे। बिहार वॉज ऑल्सो वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट, बट दैट टाइम बंगाल वॉज मोर प्रॉस्पेरस स्टेट। वाई? बिकॉज इन बिहार there was fertility of the soil was good, but trade and commerce was not there, whereas in Bengal ports were there which lead to the trade and commerce. So agriculture, the land was fertile. बंगाल क्यों प्रॉस्पेरस स्टेट था? क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था। ट्रेड हैपन थ्रू ओशनिक रूट्स एंड ओवरलैंड ट्रेड रूट्स। सब लोग जानते हैं कि ट्रेड पहले के समय में कैसे होता था, ओशनिक रूट से या ओवरलैंड ट्रेड रूट्स, जिसको सिल्क ट्रेड रूट्स भी कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस इन्वेजन्स हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जिसके वजह से डिपेंडेंस ऑन ओशनिक रूट्स जो था वो इंक्रीज हो गया और ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। Due to the continuous invasions in the northeast, the dependence on the oceanic routes increased and overland trade route destroyed. Merchant bankers were important in Bengal because of trade and agriculture. जैसे कि जगसेठ ब्रदर्स के बारे में हम लोग देखें कि अलीवर्दी खान जगसेठ ब्रदर्स के हेल्प से नवाब बनते हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स का क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मर्चेंट बैंकर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे बंगाल में, क्योंकि ट्रेड और एग्रीकल्चर मुगल के रूल में बहुत स्ट्रिक्ट था, और मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान के रेन में भी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मुगल एम्पायर का कंटिन्यू कर रहे थे। अगर फेमन भी होता था या सुखाड़ हो गया या कुछ भी हो गया, आपको पे करना ही था। आप यू वर बाउंड टू पे दैट मच ऑफ रेवेन्यू। आपको उतना कर्ज देना ही है, कर देना ही है, उसमें कोई माफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से फार्मर्स को कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स लेना पड़ता था, और शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए उन लोगों को जगसेठ ब्रदर्स के पास जाना पड़ता था। और जगसेठ ब्रदर्स उस समय इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वो लोग रिच भी थे और वो लोग मर्चेंट बैंकर्स उन लोगों को भी कहा जाता था। दे हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल। क्योंकि वो लोग रिच थे इसलिए उनका ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी अच्छा कंट्रोल था।
So merchant bankers were important in Bengal because of trade and agriculture during Mughal rule. It was not a strict, but during Murshid and Alivardi Khan, it was strict even in famine. And they were bound to pay revenue so that the farmers had to take a short-term loans. Jagseth brothers played an important role because they were merchant bankers and they had significant control over trade and commerce. जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग इम्पॉर्टेंट रोल इसीलिए प्ले कर रहे थे क्योंकि अगर सुखाड़ भी हो गया, अगर कुछ भी दिक्कत भी हो गया, आपको पे करना ही है उतना लोन। ये मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान मुगल एम्पायर के समय से ही स्ट्रिक्ट हो गया था। After a bitter succession dispute with Ghasiti Begum and Suja's relationship between young Nawab and Jagseth brothers deteriorated sharply. हम लोग देखते हैं कि सक्सेशन डिस्प्यूट हो जाता है घसीटी बेगम में और सुजाउद्दीन में, जिसके वजह से जगसेठ ब्रदर्स का रिलेशंस जो था यंग नवाब के साथ डिटोरिएट करा था। नवाब रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिमांड्स ऑफ जगसेठ ब्रदर्स हु enjoyed close proximity with the British trade EIC, East India Company. From 1757, East India Company started violating the trading treaty because they wanted to fortify the trade positions in Calcutta. जगसेठ ब्रदर्स का बहुत अच्छा रिलेशंस था किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, और नवाब को ये पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जगसेठ ब्रदर्स हेल्प किया था अलीवर्दी खान को किल करने में भी नवाब को, तो ये पहली बार हुआ था कि नवाब को कोई किल कर रहा है, और ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था नवाब में, जो यंग नवाब्स थे उनमें, यंग नोबल्स थे उनमें, तो जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा जो प्रेस्टीज था उस क्रोन का वो डिक्रीज़ होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत अच्छा दोस्ती कर लिया था जगसेठ ब्रदर्स के साथ, और धीरे धीरे ट्रेडिंग ट्रीटी को वो वॉयलेट करने लगा क्योंकि वो चाहता था कि कोलकाता में वो अपना पोजीशन स्टैब्लिश कर लें। नवाब सॉ दिस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी। वहीं पे नवाब को ऐसा लगता था कि नहीं, धीरे धीरे अगर कोलकाता में वो स्टैब्लिश कर लेगा तो वो एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह था। अगर आपको नवाब, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऑर्डर देते हैं तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, अगर कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ हुआ कि नवाब को ऐसा लगा कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब आप मेरे अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। ही अटेम्प्ट टू असर्ट हिज ऑटोनॉमी। नवाब सिराज उद दौला कैप्चर्ड कैलकाटा ऑन June 28, 1756। हम लोग देखते हैं कि नवाब सिराज उद दौला जो है वो न्यू नवाब थे, और वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं कैलकाटा को June 20, 1756 में, एंड टुक 146 इंग्लिश ऑफिसर्स एज प्रिजनर्स एंड शट देम इन अ स्मॉल रूम। और 146 इंग्लिश ऑफिसर्स को वो लेके एक छोटे से रूम में बंद कर देते हैं नवाब सिराज उद दौला, क्योंकि उनको यह बुरा लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। उसको ये डायरेक्ट चैलेंज की तरह लिए थे, इसलिए वो कोलकाता जाते हैं, कैलकाटा जाते हैं, और जो जितने भी ऑफिसर्स थे इंग्लिश ऑफिसर्स 146 को लेते हैं और एक स्मॉल रूम में बंद कर देते हैं। मैनी ऑफ देम डाइड ड्यू टू सफोकेशन। बहुत लोगों का डेथ हो जाता है सफोकेशन, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए 146 को आप एक छोटे से रूम में बंद कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी एबल टू टेक ऑक्सीजन। द बेसिक नेसेसिटी इज ऑक्सीजन, वाटर, so they were not able to take oxygen. Due to suffocation they died. This incident was known as black hole tragedy, and black hole tragedy का mention करना बहुत important है क्योंकि 146 इंग्लिश ऑफिसर्स का डेथ हो जाता है सफोकेशन से। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजिडी भी कहा जाता है। बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव मार्च टुवर्ड्स बंगाल। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि उनके 146 इंग्लिश ऑफिसर्स को मारा गया है बंगाल में, कैलकाटा में, एक छोटे से रूम में बंद करके, और सफोकेशन की वजह से उनका डेथ हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव तुरंत डिसाइड करते हैं कि अब वो बंगाल जाएंगे। वो सदर्न इंडिया से बंगाल जाते हैं और बैटल ऑफ प्लाजी हो जाता है। इट वॉज नॉट अ बैटल बट अ स्किर्मिश। यह एक बैटल नहीं था बट एक ये साजिश किया हुआ लड़ाई था जिसमें सबको पता था कि कौन जीत रहा। जगसेठ ब्रदर्स जॉइन हैंड विद ब्रिटिशर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जगसेठ ब्रदर्स एक बहुत अच्छे, उनका बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी था ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। और मीर जाफ़र ऑल्सो जॉइंस हैंड्स विद हु वाज अ मिलिट्री कमांडर। और मीर जाफ़र जो मिलिट्री कमांडर थे, तो शुजाउद्दीन के समय में मिलिट्री कमांडर कौन था? मीर जाफ़र। अब आपका मिलिट्री ही कमांडर अगर हाथ मिला लेगा ऑपोजिशन से तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू लूज द बैटल। सो मीर जाफ़र
जाफ़र क्या करता है, हाथ मिला लेता है, मिलिट्री कमांडर जो था वो हाथ मिला लेता है ब्रिटिशर से। तो जगसेर ब्रदर्स और मीर जाफ़र दोनों हाथ मिला लेता है ब्रिटिशर से, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बंगाल हार जाता है और ब्रिटिश जीत जाता है। जैसे ही ब्रिटिश जीतता है, मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, और न्यू नवाब ऑफ बंगाल कौन बन जाता है, मीर जाफ़र बन जाता है। बट आफ्टर सम टाइम मीर जाफ़र रिफ्यूज टू बी द नवाब। लेकिन कुछ समय के बाद मीर जाफ़र बोलता है कि नहीं, नाउ आई डोंट वांट टू बी द नवाब। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा जो ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो वो बना रहा था, उसको वो कंप्लाई नहीं कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या मानता नहीं था। तो इसको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ चीज़ था वो ज़बरदस्ती बोलता था ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप ऐसा कीजिए। तो ऐसा मीर जाफ़र को लगता था कि नहीं, आई शुड नॉट ओबे ऑल द थिंग्स विच ईस्ट इंडिया कंपनी इज सेइंग। सो आफ्टर सम टाइम ही रिफ्यूज टू बी द नवाब। तो कौन बन जाता है, मीर कासिम बन जाता है न्यू नवाब। बट मीर कासिम मेड अलायंस एंड वेस्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन मीर कासिम को भी अब पसंद नहीं आ रहा था कि ईस्ट इंडिया, मतलब धीरे धीरे वो लोग समझने लगे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मन था। वो लोग धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी गेन करने लगे थे, पॉलिटिक्स में आने लगे थे, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे। बट अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में घुसने लगे। तो ये चीज़ समझ में आने लगा था अब नवाब्स को। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि चलिए हम लोग एक अलायंस बनाते हैं और ब्रिटिशर्स को बाहर भेजते हैं। तो मीर कासिम अलायंस बनाता है, किसके साथ, ब्रिटिशर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसके साथ बनाते हैं, नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि एक यूनाइटेड फोर्स तैयार हो जाता है। शुजा उद्दौला, द नवाब ऑफ अवध, मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्पायर शाह आलम II, तीनों मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। उस समय कमांडर कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, और जिसके वजह से बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 में। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। कैसे बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, मीर जाफ़र को बना दिया गया था, लेकिन मीर जाफ़र अब नहीं चाहते थे रहना, मीर कासिम आ जाते। मीर कासिम को सब कुछ मानना ये नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि जो भी चीज़ वो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है वो सब कुछ कंप्लाई करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो सोचते कि हम लोग अब मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बाहर कर देते हैं। तो वो अलायंस बनाते हैं शुजा उद्दौला, द नवाब ऑफ अवध के साथ, मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देते हैं। उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे वो थे हेक्टर मुनरो, और बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। बैटल ऑफ बक्सर को एक मेजर टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में माना जाता है। इन अ सिंगल डे ब्रिटिश कैनन हैड डिसाइसिवली डिफीटेड द लार्जेस्ट आर्मी विच रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन विच द मुगल एम्पायर गेव द सॉवरेनिटी ऑफ द बंगाल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर को एक मेजर टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में ही जितने भी कैनन से या 3 जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे उस समय, रीजनल पॉलिटीज थे, वो तीनों को हरा देता है ब्रिटिशर्स, और हराने के बाद उन लोग से ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करवाता है। इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में मेनली ये था कि जितना भी खर्च हुआ था ब्रिटिशर्स का वॉर लड़ने में, वो अब आपको पे करना होगा। जितना भी आर्मामेंट्स में खर्च हुआ या सोल्जर्स में खर्च हुआ, वो अब आपको पे करना होगा। in which Mughal Emperor gave sovereignty of Bengal to the British East India Company। और हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर तो हार ही जाता है तीनों मिल के भी, और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद भी साइन करना पड़ता है। अब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद डिफरेंट रीजनल पॉलिटीज़ के साथ क्या क्या था वो हम लोग देखेंगे। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में हुआ था। ट्रीटी बिटवीन नवाब ऑफ अवध एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब ऑफ अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या डिसाइड हुआ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में, क्योंकि हम लोग देखते 3 रीजनल पॉलिटीज़ थे, अवध, बंगाल एंड मुगल। शाह आलम II वाज देयर। सरेंडर ऑफ अलाहाबाद, तो जो हेक्टर मुनरो थे वो बोलते हैं कि अब आपको इलाहाबाद को सरेंडर करना होगा। रॉबर्ट क्लाइव मेड शुजा उद्दौला सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम II मुगल एम्पायर। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बोलते हैं कि आप शुजा उद्दौला सरेंडर इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को आपको सरेंडर करना पड़ेगा और कारा को शाह आलम II को देना होगा।
जो मुगल एम्पायर थे। वॉर इंडेमिटी क्लॉजेस, क्लाइव ब्लेम्ड नवाब एंड हिज allies for the war and imposed a war indemnity of 50 lakhs that Nawab had to pay to the British East India Company EIC। और वॉर इंडेमिनिटी के अनुसार उन लोगों को 50 लाख रुपया जो था वो देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। स्नैचिंग द नवाब्स ईस्टेट, रॉबर्ट क्लाइव फोर्स नवाब टू हैंड ओवर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू बलवंत सिंह, जमींदार ऑफ बनारस। और रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं और फोर्स करते हैं नवाब को कि आपका जितना भी प्रॉपर्टी है ओवर कंप्लीट कंट्रोल, जितना भी नवाब का इस्टेट है वो सब आपको देना होगा। किसको? बलवंत सिंह को, जो जमींदार था बनारस का उस समय। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 बिटवीन मुगल एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया, वो तो अवध के साथ साइन हुआ था। अब जब मुगल एम्पायर के साइन हुआ उसमें क्या क्या करना पड़ा मुगल को? कंपनी मेड शाह आलम टू अबेंडन दिल्ली, तो शाह आलम टू को अब दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा और उनको इलाहाबाद में रहना पड़ा। शुजा-उद-दौला अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में शुजा-उद-दौला अवध को दिया था उसमें इलाहाबाद जगह, उसमें वहाँ रहना पड़ा। अंडर द EIC प्रोटेक्शन ग्रांटेड दीवानी राइट्स, और दीवानी राइट्स भी देना पड़ा था। कंपनी फोर्स द एम्पायर टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, और ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है कि अब आप एक फरमान जारी कीजिए जिसमें आप बोलिए कि जितना भी ट्रेडिंग राइट्स है वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। बिहार, उड़ीसा एंड लियो ऑफ द एनुअल पेमेंट्स ऑफ 26 लाख निजामत फंक्शंस, 26 लाख निजामत फंक्शंस मतलब एनुअल पेमेंट भी आपको देना होगा 26 लाख्स। तो आपको एनुअल पेमेंट ऑफ दिस 26 लाख्स निजामत फंक्शंस में देना होगा। द कंपनी चार्ज मुगल एम्पायर एंड अमाउंट ऑफ 53 लाख्स वाज इन रिटर्न ऑफ दिस निजामत फंक्शंस, और कंपनी मुगल एम्पायर को 53 लाख्स बोलती है कि आपको देना होगा मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के बदले। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन बंगाल एंड EIC, अब बंगाल EIC के बीच में क्या हुआ समझौता? टुक रेवेन्यू रिलेटिंग राइट्स फ्रॉम बंगाल ब्रिटिश रेजिडेंट्स एंड वाज टू बी पोस्टेड इन मुर्शिदाबाद, और जितना भी रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स था बंगाल का वो ब्रिटिश ले लेता है, और उनका रेजिडेंट वो, और जो ब्रिटिश का रेजिडेंट था वाज टू बी पोस्टेड इन मुर्शिदाबाद, और पहली बार ब्रिटिश का रेजिडेंट अब मुर्शिदाबाद में हो गया था। Causes of Battle of Buxar and Plassey, क्यों हुआ Battle of Buxar and Plassey is a very important question। क्योंकि assertive policies of young नवाब of Bengal of Suraj-ud-Dौला, हम लोग देखते हैं कि यूनिटी नहीं था, नेशनहुड नहीं था, मदरहुड नहीं था, यूनिटी ऑफ फीलिंग मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं था, इंथुजियाज्म नहीं था कंट्री को लेके कि नो वी हैव टू बी वन, वी हैव टू सेव आवर कंट्री। दे वर वेरी सेल्फिश एंड दे वर जस्ट थिंकिंग ऑफ देयर रीजनल पॉलिटिक्स लाइक बंगाल, अवध, सो दे वर थिंकिंग दैट नो वी शुड बी द एम्परर। तो ये फीलिंग था, और रूलर्स का भी असर्टिव पॉलिसीज बहुत था, जैसे नवाब ऑफ सुराज-उद-दौला वो जाके ब्लैक होल ट्रेजेडी कर देते। तो असर्टिव पॉलिसीज़ की वजह से बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी होता है। बिटर सक्सेशन डिस्प्यूट्स बहुत था, लड़ाई हो रहा था, झगड़ा हो रहा था कि कौन बनेगा नवाब। नवाब ही जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प कर दिया, जगसेठ ब्रदर्स हेल्प कर दिया, और कमांडर इन चीफ हेल्प कर दिया, जिसकी वजह से हार गया। जगसेठ ब्रदर्स एंड नवाब ज्वाइन हैंड्स विद ब्रिटिशर्स, जैसे कि जगसेठ ब्रदर्स और नवाब जाके ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेता है। तो ऑफकोर्स अगर आपके मिलिट्री कमांडर हाथ मिला लेंगे तो आप वॉर हार जाइएगा, क्योंकि आपके मिलिट्री ऑफिसर्स ही लड़ते हैं और आपके मिलिट्री कमांडर ही हाथ मिला रहे हैं जाके। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अपना इस्टेब्लिश करें वहाँ पर, और फ्रेंच चाहते थे वो अपना इस्टेब्लिश करें वहाँ पर। तो rivalry was one of the reasons for the battle of Buxar and Plassey. Significance of battle of Plassey and Buxar, it boosted the financial strength of the East India Company by treaty। सिग्निफिकेंस क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर का? सिग्निफिकेंस ये था कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो और बूस्ट हो जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो रीजनल पॉलिटिक्स थी उन्हीं को पैसा देना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर लड़ने का भी, तो जिसकी वजह से और वो लोग एक्स्ट्रा ही पैसा लेते हैं, जिसके वजह से फरमान जारी करवा देते हैं शाह आलम टू से। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बूस्ट हो गया। ब्रिटिश इस्टेब्लिश टो होल्ड इन दिस रीजन, हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश अपना टो होल्ड इस रीजन में इस्टेब्लिश कर लिए थे।
ड्रॉबैक्स क्या क्या था? रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट, बंगाल जो था अब एक रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट हो गया था। क्रूएलिटी टू फार्मर्स, फार्मर्स को बहुत क्रूएलिटी हो रहा था। अनेबल टू कंट्रोल मिलिट्री एक्शंस ऑफ द फॉरेन कैंपेन एंड फेल टू कंट्रोल करप्शन। न्यू लैंडेड एस्टोक्रेसी लैक्ड द स्टेट, thus we can say that Bengal was facing unrest and uncertainty in which large part of population was suffering from corruption and misrule. तो ब्रिटिशर्स का आने का ड्रॉबैक क्या था? ब्रिटिशर्स तो आए लेकिन वो लोग का मोटिव वेलफेयर स्टेट नहीं था, उन लोगों का मोटिव था रेंट लेना, करप्शन प्रमोट करना और मोर देन मोर ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया थ्योरी। वो लोग ड्रेन कर रहे थे हमारे वेल्थ को, तो वो लोग रेंट जितना भी था एक्सट्रैक्ट कर रहे थे स्टेट से। फार्मर्स पे क्रूएल्टी ले कर रहे थे, वो लोग बोलते थे कि आपको तो इतना पे करना ही है, अगर कुछ फेमिन हो गया या नहीं कर पाया तभी उन लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि नहीं आपको इतना पे करना ही होगा। मिलिट्री एक्शन अच्छे से नहीं हो रहा था, अपने ही दूसरे रीजनल पॉलिटीज़ में लड़ाई थी। न्यू लैंडेड एस्टोक्रेसी था और ज़मींदारी राइज हो गया था ज़मींदार्स का। तो हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल बहुत अनरेस्ट फेस कर रहा था, अनसर्टेनिटी फेस कर रहा था, और लार्ज पॉपुलेशन जो था बंगाल का वो करप्शन और मिसरूल से रूल हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन था उस समय, अच्छे से रूल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ले लेता है। हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू डिफीट द कंबाइंड फोर्सेस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कंबाइंड फोर्सेस तीनों को हरा देती है, अवध, मुगल और बंगाल को, तीनों रीजनल पॉलिटीज़ को हरा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप आंसर में लिख रहे हैं तो आप इसको लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कि हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू डिफीट द कंबाइंड फोर्सेस। ईस्ट सिग्निफिकेंस लिखना ही है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे हरा देती है क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास जो था वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्रोन का सपोर्ट मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक मेयर कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, बट अब उसको ब्रिटिश आर्मी का भी सपोर्ट मिल गया था, जिसकी वजह से उनके पास सुपीरियर आर्मामेंट्स और फोर्स हो गया। इंडियन फोर्स वर नॉट एज सुपीरियर टू एज ईस्ट इंडिया कंपनी, वेर एज ईस्ट इंडिया हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। और इंडिया फोर्स के पास भी उतना सुपीरियर नहीं था जितना सुपीरियर ब्रिटिशर्स के पास था। तो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिलने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिफीट कर पाती है कंबाइंड फोर्सेस को। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कैसे डिफीट कर पाती है, क्योंकि उन लोगों को ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट था। So we are done with Bengal, and our we are going to do in the next lecture.